हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यह नरेशन की चौथी क्लास है। डेफिनेटली आपने नरेशन के पहले के 3 क्लासेस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे पहले देख लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और फिर आप अच्छे से नरेशन की चौथी क्लास को समझ पाओगे। अगर आपने देख लिया तो फिर आइए शुरू करते हैं नरेशन की अपनी चौथी क्लास। और चौथी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल कर दूं। आपने पिछले 3 क्लास में डेफिनेटली चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड सीख लिया है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। अब वक्त आ गया है जब हम पूरी सेंटेंस को चेंज करना शुरू करें, डायरेक्ट के किसी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करें। आपको मैं ये बता दूं कि नरेशन कुल 5 टाइप के होते हैं। नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जो करते हैं इसमें 5 प्रकार के सेंटेंस आते हैं, जिसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। आपके एग्जामिनेशंस में ज्यादातर जो स्टेटमेंट नरेशन के रहते हैं उसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव के रहते हैं। ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस ना के बराबर या यूं कहे तो कम ही पूछे जाते हैं और ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। तो इसमें हम लोग बारी बारी से हर एक प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे और 5 प्रकार के सेंटेंस है तो डेफिनेटली आगे नरेशन के 5 क्लासेस होंगे आपके लिए। और इसमें जो अतिरिक्त चीजें भी जो आती हैं, जो स्पेशल टाइप के कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो उसको भी सीखते हुए चलेंगे। तो फिर आइए नरेशन के पहले टाइप को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने ऊपर में पहले से लिख रखा है नरेशन असर्टिव सेंटेंस, एक पीपीटी कंप्लीट तैयार है। ये अगर हम चाहते तो इसको आपके साथ साथ यहाँ पर लिख लिख करके हम आपको समझा सकते थे, बट फिर बात तो वही हो जाती ना कि बाइक है और पैदल जा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट स्टूडियो का मतलब क्या आ जाता, तो पहले से हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको भी देखने में और लिखने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आवश्यकता हो इसके बोर्ड पीडीएफ को देखने का तो वो टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, वहां भी आपके देखने में काफी आसानी रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं। पहले आप देखोगे हमने यहाँ पे लिखा है असर्टिव सेंटेंस, देख पा रहे हो। असर्टिव सेंटेंस जो पहला टाइप है हमारे नरेशन के लिए, और इसमें सबसे पहले हमने लिखा आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, क्या है कि जब आप नरेशन को चेंज कर रहे हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, तो सबसे जो बेहद जरूरी चीज है वो है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आपको किस प्रकार का सेंटेंस दिया गया है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जिस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच हमारा जैसा रहेगा, उसके लिए स्टेप्स टू चेंज वैसे वैसे होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस के लिए स्पेशल रूल्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जब भी आप किसी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच पर, कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हमें कैसा सेंटेंस दिया गया है। वो असर्टिव है, वो इंट्रोगेटिव है, वो इंपेरेटिव है, वो ऑप्टेटिव है या वो एक्सक्लामेटरी है। जिस प्रकार का सेंटेंस होगा वैसे ही स्पेशल रूल्स हम वहां पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिटी को देख लेते हैं। वैसे आप नरेशन सीख रहे हो तो डेफिनेटली आपको 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में मालूम होगा, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये जानते होगे, बट हमने बेसिक से उठाया है तो एकदम चढ़ से नरेशन सिखाएंगे आपको। आइए, लिखा है इट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो आधारित होता है, बेस्ड ऑन आधारित होना, ये आधारित होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर। मतलब कोई असर्टिव सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है तो डेफिनेटली उस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर कोई वर्ब होगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैंने उसे हिंदी में भी यहां पे नीचे लिखवा दिया है कि यह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित होगा। देखेंगे आप एरो ऐसे जा रहे हैं ना, मतलब असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर एक वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटी के लिए हमने क्या लिखा है, इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं, स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट, वो किसी सब्जेक्ट से शुरू होता है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हो सकता है वो सब्जेक्ट क्या होगा, कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अगर कोई दूसरा है तो उसे नाउन बनना पड़ेगा, तभी वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और असर्टिव सेंटेंस समाप्त किससे होता है, तो एक फुल स्टॉप से होता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में एक फुल स्टॉप रहेगा। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपको
दिया गया है चेंज करने के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में, रिपोर्टर स्पीच पे पहले फोकस करो और देखो क्या अगर वो सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, तो डेफिनेटली वो एक असर्टिव सेंटेंस है और उसे असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, हमने इस बात को भी हिंदी में लिख दिया, यह किसी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन से प्रारंभ होगा तथा इसके अंत में एक फुल स्टॉप दिया रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। कुछ एग्जांपल देखिए, हमने क्या लिखा है, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है। ये सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस 5 प्रकार के, उनमें से क्या है, तो ये असर्टिव है। कैसे समझ में आएगा असर्टिव है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले राम लिखा गया है, बता दो आप राम एक नाउन है कि नहीं है, मतलब नाउन मतलब एक सब्जेक्ट से हमारा ये सेंटेंस शुरू हो रहा है और लास्ट में देखो एक फुल स्टॉप है कि नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। और आप देखो पहले एक सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित होगा, अर्थात जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस को देखो, दिस इज योर मिस्टेक, यह तुम्हारी गलती है। मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। आप देखो दिस एक पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है, तो प्रोनाउन से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है, मतलब ये एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर एक वर्ब है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो डेफिनेटली ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जल्दी से रिपीट कर दो मुझे, कैसे आइडेंटिफाई करना है, जल्दी जल्दी। सेंटेंस में क्या होगा, वो किसी सब्जेक्ट से शुरू होगा, लास्ट में एक फुल स्टॉप दिया रहेगा। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है ना। चलो कुछ और एग्जांपल यहां पे देखेंगे। लिखा है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, पटना से। बताओ पटना एक नाउन है कि नहीं है, और नाउन है तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर एक यहाँ पे वर्ब दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, लास्ट में देखो क्या है, फुल स्टॉप है। सेंटेंस सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो डेफिनेटली असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि कोई भी दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। कोई भी दूसरा सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता है, तो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ है, आप समझ जाओ कि वो एक असर्टिव सेंटेंस है। दे आर वेटिंग फॉर यू, फिर आप देख लो दे एक पर्सनल प्रोनाउन है, यस और नॉट, और प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर एक वर्ब है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, और फिर लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लास्ट इसके अंत में भी देख लो क्या है, फुल स्टॉप लगा है कि नहीं लगा है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। और एग्जांपल देखिए, आई कैन डू दिस वर्क। अब देखो आई एक पर्सनल प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब है और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे आप देखो लास्ट में क्या है, एक फुल स्टॉप दिया गया है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। आई होप असर्टिव सेंटेंस को आप पहचानना सीख गए हो, और अगर भीड़ में भी कोई असर्टिव सेंटेंस आपको नजर आए तो आप कॉलर पकड़ के खींच सकते हो कि भैया तू असर्टिव है ना। पहचानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब जब आपने असर्टिव सेंटेंस को पहचानना सीख लिया है, तो अब कोई सेंटेंस कोई स्टेटमेंट नरेशन का जिसके रिपोर्टर स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस दिया गया है, तो आप उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आप यहां पे देख लो क्या लिखवा दिया हमने, स्टेप्स टू चेंज। बदलने के जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे बदलेंगे, कैसे कैसे काम होगा, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, अगर हमें कोई असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो। ठीक है, चलो पहला स्टेप क्या लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड या सेड को, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड और सेड इज चेंज्ड इनटू टेल, टेल्स और टोल्ड रिस्पेक्टिवली। इट मींस कि जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब दिया जाता है, से, सेज या सेड, उस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें क्रमशः टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलना है। मतलब अगर से दिया जाए तो आप टेल में बदल दो, से दिया जाए तो किसमें बदल दो, टेल में बदल दो। सेज दे दिया, सॉरी यहाँ पे सेज होना चाहिए था, सेज नहीं है, सेज रहे तो आप टेल्स में बदल दो, और सेड रहे तो टोल्ड में बदल दो। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस बात को। रिपोर्टिंग वर्ब तो आपको दिया जाता है से, सेज या सेड, उसे किसमें चेंज करना है, से रहे तो टेल में चेंज करना है, सेज रहे तो टेल्स में चेंज करना है, और सेड रहे तो टोल्ड में चेंज करना है। ठीक है, वही बात हिंदी में लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को क्रमशः टेल, टेल्स या टोल्ड में बदलते हैं। आई थिंक पहला स्टेप समझ गए, से रहे तो टेल में, सेज रहे तो टेल्स में, और सेड रहे तो
टोल्ड में हमें चेंज करना है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 क्लियर है। चलो स्टेप नंबर 2 देख लो। टू इज रिमूव्ड मतलब टू को हटा देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू दिया जाता है और टू के बाद एक ऑब्जेक्ट रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू क्यों रहता है वो मैं समझा देता हूं। ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जनरली से, सेज या सेड का प्रयोग किया जाता है और ये जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब अपने ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट लेता नहीं है, इसलिए बीच में वहां पे क्या आ जाता है, टू आ जाता है। तो जो टू आपको मिले उस टू को क्या करना है, टू इज रिमूव्ड, टू को हटा देना है, हटा देते हैं। स्टेप नंबर 2। चलिए आई होप स्टेप नंबर 2 समझ गए आप। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आ जाइए। दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इंस्टेड ऑफ, ध्यान देंगे बच्चे, इंस्टेड ऑफ के बदले या की जगह पर, एक फ्रेज है इंस्टेड ऑफ, इसका मतलब क्या है, के बदले या की जगह पर। तो दैट इज यूज्ड, दैट का प्रयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बदले या इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे। वही बात आप देख लो हिंदी में, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। जो आपको इन्वर्टेड कॉमास दिया जाता है उसके बदले किसका प्रयोग करना है असर्टिव में, दैट का प्रयोग करना है। दोनों मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिखवाए हैं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है और इंग्लिश मीडियम के उनके भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी चाहो तो हिंदी में लिख लो, जैसे समझना आप समझो। नेक्स्ट नंबर 4, जनरल रूल्स आर फॉलोड। जनरल रूल्स, जो जनरल रूल्स आपने पढ़े, जनरल रूल्स मींस टू से चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। याद है ना आपको? अगर याद नहीं है तो जल्दी से नरेशन की दूसरी और तीसरी क्लास आप जाके देख लो। ठीक है, तो जनरल रूल्स आर फॉलोड, जनरल रूल्स का पालन किया जाता है। जनरल रूल्स को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स का पालन किया जाता है। स्टेप नंबर 4, नीचे जस्ट हमने एक नोट भी लिखा है। नोट क्या है ये ध्यान में रखो, ये नोट करने वाली बात है। क्या लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलते हैं। ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे इस बात को कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आपको दिया जाता है से, सेज या सेड, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना आप, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को टेल में नहीं बदलना है, सेज को टेल्स में नहीं बदलना है, सेड को टोल्ड में नहीं बदलना है। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को से लिख देना है, टेल सेज को सेज लिख देना है और सेड को सेड लिख देना है। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स और इसके अतिरिक्त आपको ये नोट याद रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, ध्यान दीजिए। सोनू सेज बिहार इज प्रोग्रेसिंग, सॉरी यहां पे जी छूटा हुआ है। सोनू सेज बिहार इज प्रोग्रेसिंग। बच्चे जब भी आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है, सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच पे होना चाहिए। आप जानते हो ना अच्छी तरह से, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, अंदर जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है। बाहर वाले सेंटेंस का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब है और अंदर वाले सेंटेंस का वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है। जब भी आप किसी स्टेटमेंट को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, सबसे पहला फोकस कहां पे, रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच को देखकर हमें यह तय करना है कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है और जिस प्रकार का सेंटेंस होगा वैसे ही वहां पे रूल्स अप्लाई करने हैं हमें। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच को देखो, बिहार एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फिर एक वर्ब है, लास्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर और अंत में क्या है, एक फुल स्टॉप है और डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और असर्टिव सेंटेंस है तो हम इसे असर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हमने एग्जांपल सिर्फ इसलिए दिए आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखो कि वहां पे से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदलना है कि नहीं बदलना है। अब देख लो, क्या सेज के बाद यहां कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। दूसरा, रिपोर्टेड भी डायरेक्ट शुरू हो जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं दिया गया है, मतलब यहां सेज को सेज छोड़ना पड़ेगा। दे से मोहन इज अ गुड पर्सन, यहां पे देखो से के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है, क्या कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो यहां हमें से को से छोड़ना पड़ेगा। यहां पे आ जाओ, ही सेड यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो क्या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऐसा लिखा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू राम, ही सेड टू रावण, ऐसा कुछ है, नहीं है। नहीं है तो डेफिनेटली यहां पे जब हम चेंज करेंगे तो सेड को सेड में छोड़ना पड़ेगा, सेड को सेड ही लिखना पड़ेगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं पूरे सेंटेंस को चेंज करने के लिए। चलिए अब यहां से जितनी चीजें आपने सीखी है उसको बारी बारी से आपको अप्लाई करना है। सबसे पहला काम एक बार रिवाइज कर दूं, असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है,
वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर आधारित होता है, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। या फिर अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस हमें नजर आ गया, तो हमें असर्टिव के स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स क्या है, जनरली रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में बदलना है, टू को हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है, जनरल रूल्स को फॉलो करना है। जनरल रूल्स मींस टू से चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को फॉलो करना है। और याद रहे, नोट नोट क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड को जैसे का तैसे छोड़ देंगे, उसको टेल, टेल्स, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मोहन सेड आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना है कि नरेशन के अंदर अब तक जितनी बातें हमने सिखाई है, जहां जहां चेंज करने के लिए बताया है, वहां वहां तो चेंज करेंगे, वहां वहां चीजों को अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा है उसमें उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि जहां चेंज करने वाली बात होगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो क्या अब तक मैंने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा? बिल्कुल नहीं कहा। तो जो चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। इसको जब हमें चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, मोहन, तो हम भी क्या लिखेंगे, मोहन। अब सेज है, क्या सेज के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें सेज को सेज छोड़ना पड़ेगा, है ना। अगर सेज टू मी होता, तो फिर ये सेज की जगह क्या हो जाता, टेल्स हो जाता। बिल्कुल सही, तो सेज को सेज छोड़ देंगे। अब बारी किसकी आ गई भैया, इन्वर्टेड कॉमास की। तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। अब ये भी तो सिखाया है ना। अब देख लो, आई लाइक आइसक्रीम, क्या लिखा गया बच्चे, आई लाइक आइसक्रीम। अब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को अप्लाई करने का वक्त आ गया है। अब देखो, आई कैसा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है, मोहन। मोहन लड़का है या लड़की, तो कहोगे लड़का है, तो लड़का के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो आई के बदले ही क्यों आया, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा, तो नरेशन का दूसरा और तीसरा क्लास आप देख लो, उसमें चेंज ऑफ पर्सन एकदम बढ़िया से सिखाया है। ठीक है, तो आई के बदले यहाँ ही आ गया। अब फिर यहाँ देखो क्या लगा है, लाइक, वर्ब की बारी आ गई। और जब भी वर्ब की बारी आए, जब भी वर्ब की बारी आए, तो आप पीछे मुड़ करके एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को देख लो, क्योंकि वर्ब चेंज होने का मतलब है चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। ऐसा मैंने नरेशन की दूसरी क्लास में या तीसरी क्लास में मैंने एकदम बढ़िया से समझा दिया है। ठीक है, तो अब देख लो, चेंज ऑफ टेंस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तो क्या होना होता, चेंज ऑफ टेंस होता। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता तो कैसे दिखता है, या तो वो सेड के रूप में रहेगा, या उसके पहले हैड लगा रहेगा, या उसके पहले वाज वेयर लगा रहेगा, या उसके पहले डिड लगा रहेगा। तो क्या ऐसा कोई लक्षण आपको यहाँ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा पास्ट में नहीं है, विभाग का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। लेकिन चेंज ऑफ टेंस यहां नहीं होगा, लेकिन क्या देखो, लाइक है, आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, क्या ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, लाइक्स हो जाएगा। अब ये मत कहना कि हमने टेंस बदल दिया, नहीं, टेंस नहीं बदला है, क्योंकि आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ही के साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंस नहीं बदल रहा है बिल्कुल, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, V5 का आप यूज करते हो। और फिर क्या लिखा है, आइसक्रीम। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। मोहन सेज आई लाइक आइसक्रीम, मोहन सेज दैट ही लाइक्स आइसक्रीम। ठीक है बच्चे, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हमें इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है, और कभी भी कोई नरेशन चेंज करना है तो हमने क्या सिखाया आपको, सबसे पहला फोकस कहां, हमें रिपोर्टेड स्पीच पर देना है। रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार का सेंटेंस है, ये तय कर लेना है। देखो भाई, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप है, डेफिनेटली ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। और असर्टिव है, तो असर्टिव के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करो। किसने रोका है, पहले क्या लिखा गया, ही, तो हम भी ही लिखेंगे। सेट लिखा गया, और सेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या कहा, ऑब्जेक्ट रहेगा, तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, और सेट को टोल्ड में बदलना है। तो अगर सेट के बदले टोल्ड लिख दिया, तो बताइए कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। चलो फिर टू को हटा दो, स्टेप नंबर 2 क्या था, टू को हटाना है। फिर क्या लिखा है, मी लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास के बदले
दैट का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे दैट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब बारी किसकी है? यू की। यू कैसा पर्सन? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है? यस, चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी को जब आप यहां लिखोगे तो ये आई हो जाएगा ना भैया, क्योंकि मी इस सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट था और इस सेंटेंस के लिए आप सब्जेक्ट की जगह लिख रहे हो, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। केस टेबल भी याद करवाया कि नहीं करवाया? बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ क्या है? आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब की बारी आ गई। और जब वर्ब की बारी आएगी तो किसे देखना है पीछे मुड़ के? रिपोर्टिंग वर्ब को। क्यों? क्योंकि वर्ब बदलेगा मतलब चेंज ऑफ टेंस, और चेंज ऑफ टेंस होने का क्या मतलब है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। आप एक बार मुड़ के देखो तो सही, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? यस, पास्ट में है। और पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा ना। और चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो एम इज आर किसमें चेंज होता है? वाज वेयर में। अच्छी तरह सिखाया है ना। चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो एम इज आर किसमें? वाज वेयर में। तो आई के साथ वाज या वर, तो वाज आ जाएगा। अब देख लो माई, आई का क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आई कैसा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? ही। और चूंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा? हिज। और फिर क्या लिख दिया है? बेस्ट फ्रेंड। तो आप इसको लिख दो ना, बेस्ट फ्रेंड। आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत है। कोई ऐसा तो नहीं है आप में से जिसको ये लग रहा है कि बेस्ट फ्रेंड को क्यों नहीं बदला? ये थर्ड पर्सन चीजें हैं, ये नहीं बदलती हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो ही सेड टू मी यू आर माय बेस्ट फ्रेंड का सही इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा लिखा है एग्जांपल के तौर पे, ही सेड द प्यून इज रिंगिंग द बेल। उसने कहा कि चपरासी प्यून घंटी बजा रहा है। इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलो जल्दी से, जितने लोग सीख चुके हो जल्दी से यहाँ पे आओ, मेरे साथ चेंज करो। सबसे पहले क्या लिखा गया भैया? ही। तो हम भी क्या लिखेंगे? ही। अब क्या लिखा गया? सेड। क्या सेड के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं ना है, तो सेड को सेड छोड़ना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है। अब देखो, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, या थर्ड पर्सन बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता है। तो द प्यून को द प्यून लिखेंगे। फिर क्या लिखा है? एज। अब बारी वर्ब की आई। रिपोर्टिंग वर्ब देखो किस पास्ट में है? बिल्कुल पास्ट में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा ना। और चेंज ऑफ टेंस होगा तो एम इज आर किस में? वाज वेयर में ना। तो प्यून के साथ वाज या वर, तो वाज लगेगा। फिर क्या लिखा है? रिंगिंग द बेल। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। जब तक एग्जाम तब तक एग्जांपल देखते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से इसे बदलना सीख नहीं जाते हैं। चलो जल्दी से इसको बनाओ मेरे साथ। विजय स्टेड टू कुमार सतीश विल नॉट गो नाउ। विजय ने कुमार से कहा कि सतीश अभी नहीं जाएगा। सतीश अब नहीं जाएगा। ठीक है, चलो चेंज करो, मुझसे पहले चेंज करके मुझे बताओ। विजय सेड टू कुमार सतीश विल नॉट गो नाउ। चलो चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया? विजय। तो हम भी क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? विजय। अब सेड है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट भी है, तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। टू हट जाएगा, क्या आ जाएगा? कुमार। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां देख लो, इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आता है असर्टिव में? दैट। बता दो यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। चलो अब लिखा है सतीश विल नॉट गो आउट। सतीश थर्ड पर्सन है, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो सतीश को हम यहाँ क्या लिख देंगे? सतीश। अब बारी आ गई वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की बारी आ गई। तो वर्ब से पहले किसको मुड़ के देखना है? रिपोर्टिंग वर्ब को। क्या रिपोर्टिंग वर्ब कह रहा है चेंज ऑफ टेंस होगा? यस होगा, क्योंकि ये पास्ट में है। और पास्ट में है तो विल किस में चेंज हो जाएगा भैया? वुड में। अब क्या लिखा है? नॉट गो। अब देखो नाउ, चेंज ऑफ अदर वर्ड सिखाया था। हेयर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में। तो गो नाउ है, नाउ को किस में चेंज कर देंगे आप? देन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महेश सेड आई डू नॉट लाइक टी। महेश सेड, महेश ने कहा आई डू नॉट लाइक टी। ऐसी है ना। ठीक है, महेश सेड आई डू नॉट लाइक टी। मुझे चाय पसंद नहीं है। चलो नहीं है तो तुम्हें कोई बात नहीं है, हमें नरेशन चेंज करना है। पहले क्या लिखा गया देखो? महेश। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? महेश। अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है? क्या यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? नहीं ना। तो सेड को सेड छोड़ना पड़ेगा। सेड छोड़ दिया। इन्वर्टेड कॉमास की बारी आ गई तो क्या आएगा? दैट। अब आई कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा? यस चेंज होगा ना।
होगा कि नहीं होगा बता दो मुझे, होगा ना? चलो बहुत अच्छे, गुड। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है? महेश। महेश लड़का है या लड़की? तो भैया लड़का है। और मेल कैरेक्टर के लिए प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है, लिख दिया। अब बारी हेल्पिंग वर्ब की आ गई, तो एक बार पीछे मुड़ के देखना है किसको? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब ही ना तय करेगा कि चेंज ऑफ टेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है चेंज ऑफ टेंस के लिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यस बिल्कुल पास्ट में है। तो चेंज ऑफ टेंस होता है, तो मुझे अब जल्दी से बताओ, डू या डज को किसमें चेंज करते हैं भैया? डू या डज को डिड में चेंज करते हैं। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? डिड। फिर क्या लिखा है? नॉट। और आप देख लो लाइक ट्री, तो आप लिख दो लाइक ट्री। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है कि आपने तो चेंज ऑफ टेंस में सिखाया है ना कि V1 या V5 को V2 में बदलना है। यस बिल्कुल मैंने सिखाया, लेकिन ध्यान रहे जब हेल्पिंग वर्ब बदल गया तो मेन वर्ब बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। दीपू सेड टू नीतू प्रमोद विल बी प्लेइंग हॉकी। दीपू ने नीतू से कहा कि प्रमोद हॉकी खेल रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दीपू से टू नीतू, पहले क्या लिखा गया? दीपू। आप भी क्या लिखोगे? दीपू। फिर क्या है यहाँ पे? सेड है ना, और सेड के बाद इस बार तो ऑब्जेक्ट दिया है, और ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। फिर क्या लिखा है? नीतू, तो टू हट जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? नीतू। अब देख लो इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग करना है? दैट का। अब प्रमोद विल बी प्लेइंग हॉकी, प्रमोद थर्ड पर्सन है, चेंज होगा नहीं, तो आप लिख दो ना यहाँ प्रमोद। अब बारी आ गई ना वर्ब की, वर्ब की बारी आई तो किसको पलट के देखना है? पलट। डीडीएलजे देखा ना आपने? तो पलट कहां पे? रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहा है? चेंज ऑफ टेंस होगा? यस होगा। और चेंज ऑफ टेंस जब होगा तो विल किस में चेंज होगा भैया? वुड में। और फिर क्या लिखा है? बी। और प्लेइंग हॉकी, तो आप लिख दो ना प्लेइंग हॉकी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इन एग्जांपल्स को। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, पूरी तरह से श्योर करते हैं, एश्योर करते हैं कि आप नरेशन सीख चुके हो, असर्टिव में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नंबर 7 पे आ जाओ। द बॉयज विल से द टीचर विल नॉट टीच टुडे। लड़के कहेंगे कि आज शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आपका शिक्षक तो पढ़ा रहा है ना? तो चलो अपने इस शिक्षक के लिए अगर आप नरेशन सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि कैसा लगा आपको ये क्लास, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, ताकि और भी लोग नरेशन सीख पाए। चलो द बॉयज विल से द टीचर विल नॉट टीच टुडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? द बॉयज, तो हम भी यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? द बॉयज। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो द बॉयज। अब विल से लिखा है तो हम भी यहाँ क्या लिखेंगे? विल, और से को से ही छोड़ देंगे। क्यों पता है? क्योंकि से के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टेल टेल्स टोल्ड में तो नहीं बदलेगा। बारी आ गई इन्वर्टेड कॉमास की, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें किसका प्रयोग करना है? दैट का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? दैट। अब इन्वर्टेड कॉमास के बदले जब हमने यहाँ पे दैट लिख दिया है, ठीक है, तो इससे आगे आप देख लो। फिर द टीचर थर्ड पर्सन है, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? द टीचर। ठीक है, अब बारी आ गई वर्ब की, है ना? और वर्ब जब चेंज करने की बारी आएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब देखना जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? विल से लिखा गया है, और विल से है मतलब फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना चाहिए था। रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है चेंज ऑफ टेंस के लिए, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा तो आप विल को यहाँ विल लिख दोगे। फिर क्या लिखा है? नॉट टीच। अब देख लो एक चीजें चेंज हो जाएगी यहाँ पे, क्या? टुडे। आपने चेंज ऑफ अदर वर्ड्स पढ़ा है ना, जिसमें बताया ना टुडे किस में चेंज होगा? जल्दी बोलो। दैट डे में। यहां क्या लिख दोगे आप? दैट डे। ठीक है, चलो अगले एग्जांपल पे आ जाइए। आई सेड टू माय स्टूडेंट्स यू हैव मिस्टेकन हियर। चेंज करना है इसे, जल्दी से चेंज करके बताओ मुझे एक बार। मुझसे पहले अगर आपने सीखा है तो मैं इससे पहले कि चेंज करूं आप मन में जल्दी से मुझे बता दो क्या हो जाएगा। क्या है? आई सेड टू माय स्टूडेंट्स यू हैव मिस्टेकन हेयर। ठीक है, नरेशन चेंज करने के लिए जरूरी क्या है? तो जरूरी है रिपोर्टेड स्पीच को देखकर पहचानना कि ये किस प्रकार का सेंटेंस दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच एक सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप है, तो आप समझ जाओगे कि एक असर्टिव
सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है तो हमें असर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आ जाओ चेंज करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? आई सेड टू माई स्टूडेंट, तो आई को आई लिख दो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सेड किस में? टोल्ड में। टू हटेगा फिर क्या आएगा? माई स्टूडेंट्स। समझ रहे हो ना आप? तो यहां लिख देंगे माई स्टूडेंट्स। फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग होता है? दैट का। दैट आ गया। अब देख लो यू कैसा पर्सन, यू कैसा पर्सन, तो यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज होता है ना? बिल्कुल चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? माय स्टूडेंट्स, प्लूरल नंबर में। और प्लूरल नंबर के लिए प्रोनाउन क्या होता है? जल्दी से बताओ, सही कह रहे हो आप, बोलो बोलो। दे होता है। प्लूरल नंबर के लिए क्या होता है भैया? दे होता है। दे लिख दिया। अब बारी आ गई वर्ब की। वर्ब में क्या लिखा है? हैव। और जब वर्ब बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब देखो पास्ट में है, यस पास्ट में है, तो पास्ट में है तो हैव और हैज किस में चेंज होता है? हैड में होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चेंज ऑफ टेंस नहीं समझ पा रहे हो तो आप पिछले क्लास को जाके देखो, एकदम बहुत अच्छे से चेंज ऑफ टेंस समझा दिया है। ठीक है, तो हैड हो गया। और फिर क्या लिखा है? मिस्टेकन, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मिस्टेकन। और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में आपने पढ़ा हेयर किस में चेंज होता है? देयर में, तो आप लिख दो यहाँ पे देयर। ठीक है, तो सही इंडायरेक्ट क्या हो जाएगा? आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स दैट दे हैड मिस्टेकन देयर। ठीक है, चल एक और एग्जांपल लिया हमने। सुमन सेड टू मी यू प्लेड वेरी वेल। सुमन सेड टू मी यू प्लेड वेरी वेल। सुमन ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत बढ़िया खेला, बहुत अच्छा खेला। चलो स्टार्ट करते हैं। हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छा नरेशन सीख रहे हो, सीख रहे हो ना आप? चलो क्या लिखा गया? सुमन, तो यहां हम लोग क्या लिख देंगे? सुमन। फिर क्या लिखा है? सेड। सेड के बाद क्या कोई ऑब्जेक्ट है? यस है, तो सेड किस में भैया? टोल्ड में। फिर टू मी है, टू को हटाएंगे क्या आएगा? मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आ गया। अब देख लो यू प्लेड वेरी वेल, क्या लिखा है? यू प्लेड वेरी वेल। यू कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, तो यहां पे क्या लिखोगे? आप आई लिखोगे, स्वाभाविक बात है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा। अब आ रही है प्लेड लिखा है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और चेंज ऑफ टेंस होगा कि नहीं होगा? कौन बताएगा भैया? कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड है, मतलब ये पास्ट में है तो चेंज ऑफ टेंस होगा। और चेंज ऑफ टेंस होगा तो आपने क्या सीखा है? वर्ब के सेकंड फॉर्म V2 को किसमें बदलना है? हैड प्लस V3 में। ठीक है, तो यहां प्लेड का क्या हो जाएगा? हैड प्लेड। ठीक है, और फिर क्या लिखा है? वेरी वेल, तो हम भी क्या लिख देंगे भैया? वेरी वेल। ठीक है, चलो तो इतने एग्जांपल कराएं, डेफिनेटली आपने सीख लिया। अब क्या है कि आप और भी कुछ चीजें और हैं सर्टिफिकेट में, वो पहले देखो फिर मैं बात करता हूं। एक नोट फिर से आ गया। नोट क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहे तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये सीख लो। ऐसे स्टेटमेंट रहते हैं एग्जाम में, है ना? असर्टिव में अगर रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दिया जाता है उसके रूप में कोई क्या दिया रहे? यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहे। क्या दिया रहे? यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जिसे हम हिंदी में सार्वभौमिक सच कहते हैं, या विश्वव्यापी सच कहते हैं, या इन द सिंपलेस्ट टर्म जो बात हर जगह सही है वही क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, तो अगर ये बात मैं यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं तो ये बात मैं कहीं बोल सकता हूं। मैं अगर दिल्ली चला जाऊं तो दिल्ली में भी बोल सकता हूं, पटना जाऊं पटना में भी बोल सकता हूं, लखनऊ जाऊं लखनऊ में भी बोल सकता हूं, अमेरिका चला जाऊं वहां भी बोल सकता हूं, वहां भी कोई से झुठला नहीं सकता कि सूरज पूरब में उगता है, कोई गलत नहीं कर सकता। इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के मैं बोल दूं कि सूरज पूरब में उगता है, बात सही है, कोई झुठला नहीं सकता। जो बात हर जगह सही है वही क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, चलो तो क्या लिखा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहे तो उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, नरेशन चेंज करते हुए। ठीक है, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ के हमने एग्जांपल लिखे हैं। क्या लिखा है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, बात सही है भैया, कोई इसको झुठला नहीं सकता, सूरज पूरब में उगता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं ये बात सही है। इट मींस इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, चलो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। सूरज जो है पश्चिम में सेट्स होता है मतलब अस्त होता है, बात तो सही है ना?
अगर ये बात हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि सूरज पश्चिम में डूबता है, आप जहां से ये मेरा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो, आप भी बोल सकते हो ना कि सूरज पश्चिम में डूबता है ना? क्या कोई झुठला सकता है? अगर कोई झुठला रहा है तो बेवकूफ है ना? आप गंगा नदी में नहा करके डुबकी लो और निकल के बोलो कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, बात सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। सूरज पश्चिम में डूबता है तो डूबता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बात सही है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, हर जगह पे सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। मैं 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। 2 और 2 4 ही होता है, 2 और 2 5 तो नहीं होगा, 2 और 2 11 नहीं होगा, 2 और 2 17 नहीं होगा, 2 और 2 4 ही होते हैं। क्या इसको कोई पूरी दुनिया में झुठला सकता है? नो, नेवर। ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, बात फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो मरना है उसको। मैन इज मॉर्टल, इंसान मरणशील है, कोई हमें से कोई जिंदा तो रहेगा नहीं हमेशा, है ना? तो मैन इज मॉर्टल, ये इंसान जो है मरणशील है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जगह सही है। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, कहावत है, बात भी सही है, प्रेम अंधा होता है ना? और प्रेम अंधा होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपने सुना होगा, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, जिसको जो पसंद आ गया ठीक है, लोग कह रहे हैं अंधे लोग हैं। अब आप कभी देखते हो ना कि कोई बहुत सुंदर लड़की को किसी बहुत बैड लुकिंग खराब दिखने वाले लड़के से प्रेम हो जाता है ना? फिर लोग कह रहे हैं यार कैसे? अरे यार प्रेम प्रेम अंधा होता है, उसे कहाँ दिखता है ना? प्रेम को क्या चाहिए? सच्चाई चाहिए, ईमानदारी चाहिए, है ना? और लोग केयर करने वाले होने चाहिए, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लव इज ब्लाइंड। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? मूव करती है, घूमती है, बात सही है। क्या कोई झुठला सकता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? नहीं झुठला सकता। तो डेफिनेटली ये सभी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, वहां चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड लागू नहीं होगा। ओके, चलो तो कुछ एग्जांपल इस पर भी करके देखते हैं। अरे हमने लिखा है माय फादर सेड ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ध्यान दें, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब है हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, बात भी फैक्ट है। दुनिया में बहुत सारी चीजें चमकती हैं, क्या सारी की सारी सोना होती है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। और रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आपको कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया रहे तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, पर्सन को चेंज नहीं करना है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको कोई पर्सन नजर नहीं आता है जनरली, 99% केसेस में, 1-8% में हो सकता है। तो पर्सन नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है, और अदर वर्ड्स जो बदलने वाली बात है उसको भी नहीं बदलना है। चलो, तो ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड का मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो पहला काम है वो आप करो, माय फादर, तो यहाँ पे आप लिखो ना माय फादर, पहले आप लिख दो माय फादर, ठीक है। और सेड के बाद जो है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड छोड़ दो, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लगा दो। यहां तक का काम आप करो, और फिर यहां तक का काम करने के बाद जो चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो इसे जैसे का तैसा लिख दो। क्या लिखा गया? ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, समझ गए आप? चलो बहुत अच्छे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, सेंट मतलब साधु संत महात्मा ने कहा हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है, और इंसान की जो खुशी है वो उसके संतोष में ही छिपी है। संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। लोग ऐसा कुछ कहते हैं ना, संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। इसको कुछ किसी और तरीके से भी लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि संतोषम परम सुखम, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये बात अल्टीमेट एकदम सही है कि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अगर आपके पास बहुत थोड़ा है, संतोष है, संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, तो आप बहुत सुखी हैं। आपके पास बहुत है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो फिर आप दुखी हो। तो संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। तो द सेंट सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, क्या ये समझ गए कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? तो चलो काम करते हैं। क्या करेंगे बच्चे? द सेंट को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सेंट। सेड को यहाँ क्या लिख देंगे? सेड।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आ जाएगा, दैट। और चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे जैसे का तैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो हम यहां पे फिर से लिख देंगे, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। ही सेड टू मी एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट, है ना। यहाँ पे एक कहावत लिखी गई है, एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट। एवरी पॉटर प्रेजेज हिज पॉट का जो मतलब है ना वो बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। एवरी पॉट ऑफ प्रेजेज हिज पॉट, अपनी अपनी चीजों के सारे लोग प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। ठीक है, तो इसका कहावत क्या है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। बात भी सही है, अपनी चीजों को कौन बुरा कहता है, सभी तो अच्छे कहते हैं ना। तो ये कहावत है और यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ है तो हम जब नरेशन चेंज करेंगे तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। एवरी पॉट ऑफ प्रेजेज हिज पॉट। ठीक है, आपको लगेगा कि एवरी पॉटर, हर कोई पॉटर मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, प्रेज मतलब तारीफ करता है, इस पॉट अपने बर्तन का, पॉट का क्या है, मिट्टी के बर्तन। और याद रहे जो दिखता है वो कई बार मीनिंग नहीं होता है ना। इसके मीनिंग क्या है, अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। चलो चेंज करो, क्या लिखोगे पहले, ही। सेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, यस है, तो सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप सेट को किस में चेंज कर दोगे, टोल्ड में। फिर टू को हटाओगे क्या आएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आ जाएगा, दैट। और चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे जैसे का तैसे लिखना है, तो आप लिख दो ना भैया, क्या लिख दोगे, एवरी पॉटर प्रेजेस हिज पॉट। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है सीखने में। और कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मोहन सेड डायमंड कट्स डायमंड। फिर से एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमने लिया है, डायमंड कट्स डायमंड। डायमंड कट्स डायमंड का मतलब है लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, ऐसे डायमंड का मतलब हीरा है, लेकिन इस अंग्रेजी सेंटेंस का जो हिंदी मतलब है वो है लोहा लोहे को काटता है। बात भी फैक्ट है, नए जमाने में लोहा को पानी भी काटता है, ये अलग बात है, लेकिन जब कहावत बनाई गई तब तक तो लोहा लोहे को काटता था। लोहा को काटने के लिए जो चीजें होती थी वो लोहे की ही बनी होती थी। ठीक है, तो डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो जल्दी से फटाफट चेंज कर दो, क्या लिखोगे, मोहन। सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को सेट छोड़ दो, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट ले लो। और चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसे जैसे का तैसे लिख दो। तो आप लिख दो ना, क्या, डायमंड कट्स डायमंड। समझ गए आप, चलो आगे आ जाइए। दे सेड टू मी ए बर्न चाइल्ड ट्रीट्स विद फायर। एक और कहावत है, ए बर्न चाइल्ड ट्रीट्स विद फायर। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ये कहावत है। अगर नहीं समझ आया तो इसको मैं और सिंपल कर देता हूं, ठोकर खाया हुआ इंसान सोच समझ कर कदम बढ़ाता है ना। जिसने एक बार जीवन में ठोकर खा ली वो फिर अगला कदम जो है सोच समझ कर बढ़ाता है। ए बर्न्ड चाइल्ड ट्रीट्स विद फायर, जो लिखा है इसका मीनिंग है कि एक जला हुआ बच्चा आग से डरता है। याद होगा, आपने तो लालटेन का जमाना नहीं देखा, हमने देखा है लालटेन का जमाना। हम लोग जब पढ़ते थे तो लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। तो फिर क्या होता है, अगर कोई बच्चा लालटेन के पास बिठा दो तो बार बार उसको छूना चाहता है। ठीक है, और एक बार गलती से हाथ पकड़ के उसको छुआ, फिर जिंदगी में उसको नहीं छुएगा। क्यों, क्योंकि उसको जल जाता है, जल जाता डर लगने लगता है। तो ये बर्ड चाइल्ड ट्रीट्स विद फायर, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। या धोखा खाया हुआ इंसान, टेस्ट लगा हुआ इंसान अपना कदम सोच समझ कर बढ़ाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलो आसान है, चेंज कर लो। दे सेट को आप यहाँ पे देख रहे हो ऑब्जेक्ट है तो सेट को किसमें चेंज कर दोगे, टोल्ड में। टू को हटाओगे क्या आ जाएगा, मी। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट। अब चूंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखा है बोलो, रिपीट करो, ए बर्न्ट चाइल्ड ट्रेड्स विद फायर। फायर पुष्पराज, है ना, फायर नहीं वाइल्ड फायर, पुष्पराज 2 ऐसा कुछ है। चलो, माय ब्रदर सेज वाटर इज कलरलेस। मेरा भाई कहता है वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है। पानी रंगहीन है, बात तो सही है। पानी का कोई रंग होता है क्या, नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ये बात कहीं भी झूठी नहीं बनाई जा सकती, ये तो एकदम सच है कि वाटर इज कलरलेस, पानी रंगहीन होता है ना। चलो स्टार्ट करो, बनाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या लिखोगे? माई ब्रदर सेज, ठीक है, माई ब्रदर सेज। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले यहां क्या आएगा? दैट। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या लिखा है? वाटर इज कलरलेस, ठीक है। तो आई होप असर्टिव सेंटेंस आपको ढंग से समझ में आ गया, और पूरा सेशन आपने यहाँ पे देख लो एक बार, काफी अच्छे से एंजॉय किया है। अगर आप चाहते हो कि ये जो चीजें आपने पढ़ी है अभी और इसका कोड पीडीएफ आपको मिल जाए, तो नोटबुक एडुकेयर के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो नोटबुक एडुकेयर, वहां पे हमारा लोगो दिख जाएगा इस तरह का, और वहां पे ये जो है बोर्ड पीडीएफ डल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, एकदम बढ़िया से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। सेशन कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। और फिर जल्द ही, इट मींस नेक्स्ट डे, इसका दूसरा नरेशन का दूसरा टाइप असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव हम लेके आएंगे। इंट्रोगेटिव का क्लास करेंगे, इंट्रोगेटिव की वीडियो भी आप तो जल्द देखने को मिलेगी। अगर इसके पिछले 3 पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप एक बार जरूर उसको देख लो। फिर ये पार्ट आपको और अच्छे से जमेगा और अच्छे से समझ में आएगा, और फिर इससे आगे की चीजों को देखते हैं अगले सेशन में, है ना। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप वहां हमें फॉलो कर लो, हमारे वीडियोस को लाइक कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।